आज का जो विषय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टर्न्स 100 years, द फैक्ट्स वर्सेस द मिसकंसीव्ड नैरेटिव्स, उसके ऊपर आज हमारे विषय रहेगा। तो उस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले सबसे पहले तो हम कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के संघ के बारे में जो फॉल्स नैरेटिव्स प्रचार किया जाता है, उनका एक सूची हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। संघ का स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में कोई रोल नहीं था ऐसे बताया जाता है। संघ गांधी हत्या में उसकी जो लिप्तता, उसके बारे में भी बताया जाता है। और फिर संघ तिरंगा 2002 तक क्यों और उसका सम्मान ना करते हुए अपने हेडक्वार्टर्स में क्यों नहीं फहराया, और साथ साथ संघ जो है अल्पसंख्यक उनके विरोधी है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर संघ एक फासिस्ट संस्था है, फांसीवादी संस्था है। और फिर संघ जो है कास्ट, उसके ऊपर, जाति के ऊपर उसके लेकर के बड़ा प्रश्न आता है कि एक निश्चित वर्ग का ही संगठन है। फिर संघ का जो है रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी प्रश्न आता है, तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ऐसे तमाम जो विषयों को लेकर के आज हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि समय लगभग 1 घंटे में हम लोगों को विषय को समाप्त करना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हमको भी आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो संघ और स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ओथ है, संकल्प हम करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उस प्रतिज्ञा में स्वतंत्र होने से पहले, यानी कि 1925 में संघ तो बना, 1947 तक संघ के स्वयंसेवक जो स्वयं एक प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्पित होते हैं, उस संकल्प में स्वयंसेवक 47 तक, और ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ, मैं पूर्ण रूप से उसी मिशन में अपने आप को अर्पित करूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा 1947 तक, स्वतंत्रता तक संघ के स्वयंसेवक लेते थे। और केवल इतना ही नहीं है, कुछ लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की इतनी जो लंबी इतिहास है, उस इतिहास को केवल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति के छत्र छाया का और ये संग्राम था, ऐसे रूप देना पसंद करते हैं, या इसी प्रकार का उसको आगे बढ़ाते हैं। संघ ऐसा विश्वास नहीं करता है। संघ के जो संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी थे, उस समय में जितनी भी धाराएं स्वतंत्रता संग्राम में और लगी रहती थी, एक तो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक धारा थी, और एक संघ के पहले जो लाल बाल पाल, ऐसे जो स्वतंत्रता संग्रामी जो कि भारत के सभ्यतागत यात्रा को इस स्वतंत्रता संग्राम के साथ यहाँ के भारत की जो आत्मा है, यानी कि यहाँ के जो धार्मिक एक आस्था है, उसके साथ जोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम को ले जाना चाहते थे। ये दूसरी धारा थी। क्रांतिकारियों की एक अलग और धारा थी। तो इन सभी धाराओं में संघ संस्थापक डॉक्टर जी हमेशा कंधे से कंधा मिला करके और काम किए हैं। उनका मानना था कि कोई भी धारा हो, अगर स्वतंत्रता संग्राम उसकी लक्ष्य है तो उसको सहयोग करना चाहिए, उसमें हम जितना भी हमारे से हो सकता है हम उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे।
तो इसीलिए डॉक्टर जी कांग्रेस में भी उनकी जो पढ़ाई पूर्ण होने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई कोलकाता में वो पढ़ाई किए, और कोलकाता इसीलिए चुने, नागपुर के में जन्म तो लिए थे लेकिन कोलकाता इसलिए चुने, मुंबई में भी कोलकाता जैसा अच्छा एक महानगर होने के कारण वहाँ भी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन डॉक्टर जी कोलकाता इसीलिए चुने क्योंकि कोलकाता उस समय में क्रांतिकारियों का एक एपी सेंटर था, और इसीलिए क्रांतिकारियों के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके पढ़ाई के साथ साथ और आगे कदम रखेंगे, उस दृष्टि से उन्होंने कोलकाता में एमबीबीएस की पढ़ाई कोलकाता मेडिकल कॉलेज में चुने। और उस समय में जो टॉप क्लास के जो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति, उसमें भाग लिए थे। केवल इतना ही नहीं है, जन्मजात देशभक्त थे। उनके बहुत सारे प्रसंग आता है कि जब उनकी तो जन्म 1889 में हुआ था, लेकिन जब मात्र 8 वर्ष के थे 1897 में, उस समय में जो रानी विक्टोरिया की जो राज्याभिषेक का सिल्वर डायमंड जुबली थी, उस डायमंड जुबली कार्यक्रम में उन्होंने मिठाई स्कूल का जो वितरण हो रहा था कि विदेशी शासक के राज्याभिषेक के डायमंड जुबली में हम कैसे मिठाई खा सकता हूं, ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। जो हमको पराधीन किया उसके राज्याभिषेक में हम कैसे मिठाई खा सकते हैं करके वो मिठाई को डस्टबिन में फेंके। 1907 में नील सिटी हाई स्कूल में जब मैट्रिक के स्टूडेंट थे, वंदे मातरम के आंदोलन में भाग लिए। सारा देश में उस समय वंदे मातरम के आंदोलन चल रहा था। और फिर 1910 से 1916 तक जब वो पढ़ाई कर रहे थे एमबीबीएस की, उस समय में क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ वो बढ़ चढ़ करके भी भाग लिए थे। और 1920 में जब कांग्रेस का और सेशन लगा था, अधिवेशन नागपुर में हुआ, उस अधिवेशन में भी डॉक्टर जी ने उस समय कांग्रेस ज्वाइन करके, कांग्रेस में एक पदाधिकारी थे, उनका नाम काफी राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम था, और उसमें 1200 वॉलंटियर्स को लेकर के उन्होंने उस अधिवेशन कैसे सफल हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया अधिवेशन, उस अधिवेशन की सफलता के लिए उन्होंने पूरा जी जान लगा दिए थे। उस समय में वो जॉइंट सेक्रेटरी थे सिटी यूनिट कांग्रेस के। और उसी जो नागपुर के अधिवेशन में डॉक्टर जी ने वहां जो रिजोल्यूशन कमिटी है, क्योंकि कांग्रेस हर अधिवेशन में कुछ रिजोल्यूशंस पास करता था, उस रिजोल्यूशन कमिटी में उन्होंने 3 रिजोल्यूशन कांग्रेस के अधिवेशन में आए, रिजोल्यूशन कमिटी में आए, स्थान प्राप्त करे, उसके लिए वो प्रयत्न किए, हालांकि सफल नहीं हुए। पहला था कि पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए भारत को, इसके लिए कांग्रेस डिमांड करनी चाहिए। और दूसरा है कि भारत एक रिपब्लिक के नाते घोषणा होनी चाहिए भारत के बारे में। और फिर उस समय में उन्होंने तीसरी जो रिजोल्यूशन में आना चाहिए कि भारत को जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, जैसे कैपिटलिज्म के क्लॉचेस से, कैपिटलिज्म के जकड़ों से हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ऐसे 3 रिजोल्यूशन अधिवेशन में आना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिए थे। लेकिन उनका सुझाव और इस प्रकार का स्थान प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन 1929 में जब लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय में कांग्रेस पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन को लाता है, और डॉक्टर जी उस समय अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस समय संघ ऑलरेडी 1925 में विजयदशमी के अवसर पर संघ प्रारंभ हो गया था। संघ प्रारंभ के 4 साल के बाद जब कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में ये रिजोल्यूशन लेता है, उस समय में डॉक्टर जी ने सभी उस समय की जो शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं को और एक प्रकार का निर्देश दिए थे, लिखित निर्देश दिए थे। 1925 के बाद ये पहला लिखित निर्देश था संघ का कि सभी स्थानों पर जहां संघ की उपस्थिति है, जहां संघ की शाखाएं हैं, वहां और सभी मिलकर के कांग्रेस के कमिटी को कांग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इतना अच्छा रिजोल्यूशन लाया है। और 26 जनवरी 1930 को सभी शाखाओं में, सभी स्थानों पर जहां जहां इस प्रकार का कार्यक्रम हुए थे आयोजित। दूसरी एक बात हम लोगों को यह ध्यान करने की आवश्यकता है, महात्मा गांधी का जो एक फेज वो 1920 के बाद प्रारंभ होता है। 1920 से महात्मा गांधी जी के टोटल जो स्वतंत्रता संग्राम के टेन्योर में मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी ने 3 सत्याग्रह, बड़े सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का
और भागीदारी हुई थी, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला था। एक तो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। यहां आप लोगों को जानकर के अत्यंत हर्ष होगा कि तीनों जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो बड़े सत्याग्रह हुए थे, उन तीनों में डॉक्टर जी और संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिए थे। स्वाभाविक है, 1920 में संघ तो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर जी 1920 में जो है और उसमें भाग लिए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और उसमें भाग लेकर के उन्होंने जो है जेल भी गए थे, क्योंकि उनके बारे में आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर जी ने जो भाषण दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो भाषण के कारण उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग गया, देशद्रोह का चार्ज लग गया। और कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई, डॉक्टर जी उस समय में स्वयं की वकालत खुद करेंगे ऐसा निवेदन किए, जज ने ग्रांट करने के बाद वहां अपने डिफेंस में जो स्टेटमेंट दिए डॉक्टर जी ने, वह स्टेटमेंट मूल जो उनका जो भाषण था जिसके लिए उनके ऊपर सेडिशियस चार्ज लगा था, उससे ज्यादा आप कह सकते हैं कि एंटी ब्रिटिश था। तो इसलिए जज जो थे वो स्वयं कहते हैं, जज कहते हैं कि ये जो डॉक्टर हेडगेवर का जो स्पीच है वो स्पीच ज्यादा खतरनाक है और जो है उनका मूल स्पीच से, इसीलिए उनको 1 साल की सजा हुई थी। और 1 साल की सजा नागपुर के पास जेल में हुई थी। जब वो 1 साल के बाद वो वापस जेल से निकलते हैं, आपको और अच्छा लगेगा सुनकर के कि उनके स्वागत के लिए उस समय में कांग्रेस के बहुत ज्येष्ठ कार्यकर्ता मोतीलाल नेहरू जी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहला प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी उनके स्वागत में आए थे। फिर हम दूसरे जो उनका सत्याग्रह में भागीदारी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये तो 1925 संघ स्थापना का पहले ही था। 1925 के पश्चात जो सबसे बड़ा जो आंदोलन था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डॉक्टर जी ने और जो है अपनी दायित्व, सरसंघ चालक जी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डॉक्टर परांजपे जी के जिम्मेदारी में छोड़ करके उन्होंने भाग लिए। आप सबको पता होगा उस समय में जो जहां जहां समंदर के किनारे वहां नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन सारा भारत तो समंदर के नीचे नहीं रहता है, समंदर के किनारे में नहीं रहते हैं, तो भारत के बीच में जहां जहां जंगल है वहां जंगल सत्याग्रह भी होता है। और उस जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर जी ने यवतमाल के पुसाद में ये भाग लिए थे, और उस समय में उनके नेतृत्व में 10,000 संख्या के सत्याग्रही वो उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जंगल सत्याग्रह में भाग लिए थे। डॉक्टर जी को लगभग 8 महीना जेल दंड हुआ था। और फिर 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में डॉक्टर जी तो नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर जी 1940 में उनका देहांत तो हो गया था। श्री गुरुजी गोलवालकर जी के नेतृत्व में संघ अपना सेकेंड इनिंग्स प्रारंभ कर रहा था। उस समय में 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, और ये महात्मा गांधी जी का तीसरा बड़ा सत्याग्रह था, उसमें 8 अगस्त को गांधी जी ने ब्रिटिश गो बैक ऐसा एक मुंबई कांग्रेस सेशन में नारा लगाते हैं, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। उस समय में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी संघ के स्वयंसेवकों ने में बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। जो चिमूर करके स्थान है महाराष्ट्र में, उसमें वो विदर्भ में है, और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में और जो एजिटेशन हुआ था उसमें संघ के जो दायित्व में रहे दादा नाइक, बाबूराव बगाड़े, अन्नाजी सिरस, इन सब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एक जो है आंदोलन हुआ था, और उसमें 125 सत्याग्रहियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो 125 में जो सत्याग्रहियों को जो जेल दंड हुआ था उसमें स्वयंसेवक ही थे। और फिर जो है जब गोली चली थी, उस गोली में भी जो मरा था, वो एक जो मरा था वो भी स्वयंसेवक था। और उसमें भाग लेने वाले संघ के बहुत सारे उस समय के कार्यकर्ता, प्रचारक बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका नाम भी आज स्मरण करने की आवश्यकता है। जयदेव पाठक जी, जो कि
राजस्थान से प्रचारक थे, बाद में विद्या भारती में वो दायित्व लेते हैं। डॉक्टर अन्ना साहेब देशपांडे वो विदर्भ के थे। रमाकांत केशव बाला साहब देशपांडे जी ये जशपुर के थे। बसंतराव ओक जी, कृष्णा वल्लभ प्रसाद नारायण सिंह जी जिनको बबुआ जी कहते हैं, बिहार में बाद में माननीय और प्रांत संघचालक बने, वो भी भाग लिए थे। चंद्रकांत भारद्वाज जी दिल्ली के, बहुत सारे जो हम संघ के आज गीत गाते हैं वो चंद्रकांत भारद्वाज जी का लिखा हुआ गीत, वो भी 1942 में और उस क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिए थे। दत्तात्रेय गंगाधर कस्तूरे जी उज्जैन के, माधवराव देवाले जी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, ये सब उसमें भाग लेते हैं। तो ये सारा जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में संघ की एक बड़ी बढ़ चढ़ करके संघ ने भाग लिया था। इसके बारे में आज आवश्यक है कि हम सबको जानकारी होना चाहिए। और केवल उतना ही नहीं है, उसके साथ साथ 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जब प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने की कार्य का दायित्व डॉक्टर हेडगेवार जी को भी सौंपा गया था। डॉक्टर हेडगेवार जी उसको सहर्ष स्वीकार किए थे। और उसके बाद भी आप सबको जानकर के अच्छा लगेगा कि जो 1932 का जो पालाघाट कांड, जिसमें सरकारी खजाना लूटने का जो घटना हुई थी, वही संघ के सरकार्यवाह माननीय बालाजी हुद्दार भी बंदी बनाए गए। उनके साथ साथ अनेक क्रांतिकारियों के साथ साथ यह हुआ था। और फिर जो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग उस समय में उनके खिलाफ में ब्रिटिश लुकआउट नोटिस जारी करने के कारण वो लोग सारे अपने को जेल दंड से बचने के लिए छुपते थे। ऐसे समय में ऐसे श्रेष्ठ क्रांतिकारियों को एक घर में छुपा के रखना, ये बहुत एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि अपने घर में किसी क्रांतिकारी जिसके खिलाफ में लुकआउट नोटिस है उसको रखना कितना खतरनाक रोल होता है। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने उस रोल को भी और स्वीकार किए थे सहर्ष। दिल्ली प्रांत के माननीय संघ चालक जी हंसराज गुप्ता जी और उनके निवास पर अरुणा असफ अली जी, जयप्रकाश नारायण जी, पुणे के माननीय संघ चालक श्री भाऊराव देशमुख जी के यहाँ प्रमुख समाजवादी नेता अच्युत पटवर्धन जी, आंध्र प्रदेश के माननीय प्रांत संघ चालक पंडित सातवलेकर जी के वहाँ क्रांतिकारी नाना पाटिल आदि ने आवास के साथ साथ अपनी गतिविधियों का केंद्र भी बनाए थे। तो ये सारा जो घटनाक्रम है ये अपने आप में बताता है कि संघ किस प्रकार और स्वतंत्रता संग्राम में और भाग लिया था। लेकिन ये सबको आज कहीं ना कहीं डेलिबरेटली इसको सबको छुपाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। आज जब संघ के बारे में इतिहास पुस्तक में तो ये सब चीज जानकारी नहीं मिलती। मैं बताया कि केवल एक पॉलिटिकल संगठन और एक व्यक्ति के नेतृत्व में भारत को आजादी मिली, ऐसा सबके सामने एक नैरेटिव प्रस्तुत किया जाता है। हम सम्मान करते हैं जरूर, लेकिन और भी जो दूसरी धाराएं थी वो सब धाराओं को भी आज हम लोग सम्मान करना, उनको स्मरण करने की आवश्यकता है। आरसी मजूमदार जी ने, बहुत बड़े फेमस इतिहासकार हैं, वो अपने जो पुस्तक में कहते हैं कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का 3 फेजेस में, 3 अलग अलग सोपानों में वो हुई थी। एक तो है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, दूसरा था कि नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में, और तीसरा जो है वो मिलिट्री प्रयत्न जो कि इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आता है। ये सारे में केवल एक धारा को बढ़ चढ़ करके इतिहास में रखा गया, बाकी दोनों धाराओं के बारे में बहुत कम इतिहास रखा जाता है। ये आवश्यकता है कि जानने की। और केवल इतना ही नहीं है, केवल स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाना ही देशभक्ति का परिचय ये नहीं, इसके साथ साथ जो लोगों ने ऐसे स्वतंत्रता संग्रामियों को, क्रांतिकारियों को शरण दिए, जेल जाने के बाद, सत्याग्रह करके जेल जाने के बाद ऐसे घर जिन घर के स्वतंत्रता संग्रामी थे उन घर को संभालना, उनके घर में राशन पानी, क्योंकि रोजगार करने वाला तो जेल में चला गया, उनको राशन पानी पहुंचाना, ये सब काम भी जो किए हैं। और साथ साथ सन्यासी विप्लव, अलग अलग प्रकार क्रांतिकारी गतिविधि, ऐसे जनजातियों की बहुत बड़ी योगदान जो है। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत हम जहां हैं वहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्वतंत्र संग्राम में भी भाग लिए, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। जो लोग अखबार आर्टिकल में लिखना, उस समय में इसको सेडिशियस माना जाता था। कोई अखबार लिख रहा है, कोई स्वतंत्रता संग्रामी को उत्साह दे रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए, ये सब जो है केवल जेल जाने ही केवल देशभक्ति नहीं, ये सभी को हम देशभक्ति के साथ ओतप्रोत होकर के काम किए, ऐसा मानना चाहिए। ब्रिटिश का जो CID रिपोर्ट है,
बहुत सारे सीआईडी जो उनके जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी इसके बारे में वर्णन है। होम डिपार्टमेंट पॉलिटिकल फाइल नंबर 18/9 1943 का, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि आरएसएस का जो अल्टीरियर मोटिव ऑब्जेक्टिव है वो ड्राइव ब्रिटिश अवे, ब्रिटिश को हटाना, ये उनका अल्टीरियर मोटिव है। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट नेशनल आर्काइव्स लंदन फाइल नंबर 509/23/CX, इसमें भी संघ को एक मिलिट्री नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसका लक्ष्य एंटी ब्रिटिश है, वो एंटी ब्रिटिश नेचर का है, ऐसा भी वर्णन है। तो जब ब्रिटिश फाइल भी इसके बारे में पुष्ट करते हैं, मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी आज जो नैरेटिव बताया जा रहा है कि संघ का स्वतंत्रता संग्राम में रोल के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, ये सब अपने आप में प्रमाण है संघ का एक प्रकार का वो बहुत बड़ा जो योगदान स्वतंत्रता संग्राम में हुई थी। दूसरे आरोप की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसके लिए आज भी कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में संघ के ऊपर और वैचारिक आक्रमण या एक प्रकार का गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयत्न होता है, गांधी हत्या। यहां गांधी हत्या के बारे में कुछ चर्चा करने से पहले यहां भी हम कुछ जो जानकारी आप सबको बताना चाहेंगे कि गांधी हत्या के दृष्टि से जो है कमीशन, होम मिनिस्ट्री, उस समय के तत्कालिक होम मिनिस्ट्री जो कांग्रेस नेतृत्व के अंडर था, उसमें कपूर कमीशन बैठाया गया था। कपूर कमीशन रिपोर्ट 1969-70, इसमें संघ के बारे में कहते हैं कि संघ के बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि नाथुराम गडसे को संघ ने प्रायोजित किया था, उसको प्रमोट किया था गांधी हत्या के लिए। ये खुद कांग्रेस गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री द्वारा स्थापित जो कमीशन है वो खुद बताता है। और फिर साथ साथ 1999 का जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था, WP/C1177/1977 में जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में भी जो है संघ पाक साफ है, ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक प्रायोजित संघ के ऊपर बयान था। ये हाईकोर्ट का निर्णय है, खुद हाईकोर्ट का ही निर्णय है। गांधी जी के बारे में अगर हम ध्यान करेंगे कि गांधी जी का संघ का रिश्ता कैसा था, स्वयं महात्मा गांधी जी ने 1948 में, जिस समय में गांधी जी के जीवन के प्रति होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया था उनके जीवन के प्रति खतरा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया था, तो सरकार ने गांधी जी की सुरक्षा के लिए सरकारी पुलिस नियुक्त किया। गांधी जी ने स्वीकार नहीं किए, बोले सरकार पुलिस में नहीं करूंगा, लेकिन खतरा तो जारी है। संघ के अधिकारियों को जब यह चीज पता चला, दिल्ली प्रांत के माननीय संघ चालक जो थे हंसराज गुप्ता जी के नेतृत्व में, स्वयंसेवकों को, दंडधारी स्वयंसेवकों को विथ गणवेश गांधी जी की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। गांधी जी उस समय में जो स्वीपर्स कॉलोनी जो था, वहां गांधी जी अपना आश्रम बना करके एक झोपड़ी में रहते थे। उस समय में उनकी सुरक्षा संघ के स्वयंसेवकों ने दी है। और उस समय में कि 1947 16 सितंबर को महात्मा गांधी जी ने स्वयं आग्रह किए कि मैं आपके स्वयंसेवकों के साथ, संघ के स्वयंसेवकों के साथ मैं कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। तो दिल्ली प्रांत के मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता, वो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का लगभग 500 स्वयंसेवक का एक गांधी जी के उस जो स्वीपर्स कॉलोनी में एकत्रीकरण हुआ। वहां गांधी जी ने जो अपने भाषण में कहते हैं, और वो भाषण जो है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 89 पेज 193-194 पेज में वर्णन है। क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि जब मैं वर्धा में था, वर्धा में रहते समय में, और जमनालाल बजाज जी के जो घर में रहते थे गांधी जी, तो उन्होंने वर्धा का जो शिविर है, संघ का शिविर है, उस शिविर में जाने का अवसर मिला था। और उस शिविर में, उस समय में डॉक्टर हेडगेवार शिविर में नहीं थे, कुछ काम के लिए शिविर से बाहर गए थे। और उस शिविर में गांधी जी ने काफी घंटों तक रहे वहां, और स्वयंसेवकों के साथ बातचीत किए, भोजन भी साथ में किए, उनके आवासों का निरीक्षण भी किए। उद्देश्य क्या था कि मैं तो
हरिजन आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन ये जो डॉक्टर हेडगेवार ने जो ये संघर्ष का काम कर रहा है उसमें भी छुआछूत भेदभाव है या नहीं। लेकिन सारा इनका जो निरीक्षण के बाद ध्यान में आया कि संघ जो संगठन है उसमें छुआछूत भेदभाव नहीं है। और उन्होंने बाद में अगला दिन जब डॉक्टर जी वापस आते हैं शिविर में, विंटर कैंप में, उनको पता होता है कि गांधी जी आए थे, तो गांधी जी को मिलने के लिए जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे शिविर में आए थे, क्षमा याचना करते हैं कि मैं उपस्थित नहीं था। तो गांधी जी ने सराहना करते हैं डॉक्टर हेडगेवार को कि आपने जो संगठन बनाया है मेरे को ये देख करके बहुत अच्छी लगी कि यहाँ कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। ये गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 में ये जो स्वीपर्स कॉलोनी में 500 स्वयंसेवकों के बीच में ये बताते हैं। और इसीलिए जो गांधी हत्याकांड को लेकर के जो अलग अलग तरह तरह का जो चर्चाएं बाद में करते हैं और इसके नाम पर संघ को बदनाम करने के लिए, संघ को बैन करने के लिए प्रयत्न किया गया, खुद होम मिनिस्ट्री ने उस बैन को भी हटाया। तो ये सारे अपने आप में प्रमाण है कि गांधी जी जो है, गांधी जी के प्रति संघ का रिश्ता बहुत अच्छा था। 1969 में श्री गुरु जी ने गांधी जी का जब जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था उस समय में, और उन्होंने महाराष्ट्र में एक स्थान पर भी गांधी जी का स्टैचू का भी अनावरण करने के लिए जाते हैं और गांधी जी के विचार के बारे में भी वहां चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को ध्यान में आता है। तो लेकिन ये सारा जो गलत नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव संघ के बारे में, संघ के ऊपर लागू लगाया जाता है। तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण आरोप संघ के ऊपर लगाया जाता अक्सर कि संघ ट्राइकलर तिरंगा को सम्मान नहीं करता है। इसके बारे में भी जो है हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा कि जो फ्लैग कमिटी जो बनी थी, वह फ्लैग कमिटी 1929 में ये रिपोर्ट दिया था कि भारत का स्वर्णिम इतिहास में, प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक भगवा झंडा जो है, सैफ्रॉन फ्लैग को और सारा भारत ही सम्मान करता है, इसीलिए सैफ्रॉन फ्लैग जो है ये भारत का नेशनल फ्लैग होना चाहिए। लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी ने अपने जो विचार को लागू करते हैं और 3 रंगों के जो तिरंगा है और उसको राष्ट्रीय झंडा के नाते तैयार करते हैं, सबका मन बनाते हैं उसके लिए। और जो कांग्रेस का झंडा में जैसे बीच में आप देखते हैं कि चरखा रहता था, उसके बदले क्या रखा जाता है, जो अशोक चक्र रखा जाता है। और उसी का जो है 1932 में उसका पहला जो फ्लैग होस्टिंग होता है, उस समय में जो है, जब फ्लैग होस्टिंग होता है उस समय में नेहरू जी ने फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे 1932 में महाराष्ट्र में एक स्थान पर। उस समय में झंडा में जो रस्सी है, रस्सी जाकर किसी एक जगह पर लटक गया, रस्सी और आगे मूव नहीं हुआ। तो सबको चिंता हुई, अरे खुद नेहरू जी यहाँ उपस्थित है, झंडा तो लटक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उस समय में एक युवक वो निकलता है और जाकर के वो जो है चढ़ जाता है उस पोल के ऊपर, और पोल के ऊपर चढ़ करके वो और उसका जो रस्सी को हिलाता है और फिर आगे जो है वो चला जाता है, रस्सी आगे चल पड़ता है। नेहरू जी को बहुत खुशी होती है कि तिरंगा जो है रुक गया था, एक अच्छा पराक्रमी लड़का करके और इसको आगे ऊपर तक, शीर्ष सीमा तक पहुंचाने में मदद की। तो उन्होंने उसको शाम के जो सेशन में उसको सम्मानित करने के लिए घोषणा करते हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस के स्थानीय लोगों ने बताते हैं कि आप जिसको सम्मानित करने के लिए कह रहे हैं वो स्वयंसेवक है। तब फिर उनका जो मन है, जो बन गया था कि उनको सम्मान करने की, वो मन भी उनका वहीं रुक जाता है। बाद में डॉक्टर हेडगेवार जी को जब ये पता चलता है कि इतना पराक्रम का काम हमारा स्वयंसेवक किया है, ये झंडा किसी पार्टी का नहीं है, राष्ट्र के सम्मान में है, इसीलिए उसका सम्मान होना चाहिए, उन्होंने एक जो सिल्वर का ग्लास उनको भेंट स्वरूप और देते हैं। तो इस दृष्टि से संघ का जो है तिरंगा के प्रति हमेशा सम्मान रहा है, कभी तिरंगा को असम्मान संघ ने नहीं किया। जब सब सारा भारत में कानूनी दृष्टि से इसको तय किया गया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज होगा, संघ ने उसको सम्मान हमेशा ही दिया है, कभी असम्मान नहीं किया है। उसका उदाहरण भी हम लोगों को ध्यान में आता है कि 1954 में
उसी तिरंगा को लेकर के संघ के स्वयंसेवकों ने दादर नगर हवेली में जो पोर्तुगीज शासन के खिलाफ मुक्ति आंदोलन चला उसको लेकर के, और वो संघ के स्वयंसेवकों ने आंदोलन में भाग लिए और सिलवासा में जाकर के तिरंगा फैलाते हैं, और उसमें जो है फिर दादर नागर हवेली को स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। ऐसे ही 1955 से 1961 तक जो गोवा का मुक्ति संघर्ष चला, उस मुक्ति संघर्ष में भी उसी तिरंगा को हाथ में लेकर के पोर्तुगीज शासन के खिलाफ संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिए, और उसमें भी जो है कुछ लोगों की जो है जान भी गई थी। राजा भाऊ महाकाल मात्र 32 वर्ष के, उनका भी देहांत हो जाता है 1961 में। और साथ साथ जो है सागर की वीरांगना सहोदरा देवी वो घायल होती हैं, और जगन्नाथ राव जोशी जो कि उस समय में जनसंघ के नेता थे और संघ के स्वयंसेवक थे, उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार भी होता है, और ये गलत है। 1991 में भी संघ के द्वारा प्रेरित जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1991 में श्रीनगर के लाल चौक तक तिरंगा ले करके जा करके और वहां फ्लैग होस्टिंग करते हैं लाल चौक में। तिरंगा सामान्य जगहों में फहराना ये जो है पहले कानूनी दृष्टि से एक प्रकार का शक्ति थी, उसमें सब जगह में तिरंगा नहीं फहरा सकते। 2002 के बाद ये नियम का एक प्रकार का उसको थोड़ा सा लिबरल किया गया है, और उसके पश्चात संघ ने भी अपने मुख्यालय में, संघ कार्यालय में 2002 के बाद तिरंगा फहराने का जो काम और वो करना शुरू किया। ऐसे ही और एक आरोप संघ के बारे में लगाया जाता है कि संघ जो है ये जातिवादी है, एक निश्चित जाति वर्ण का बारे में संघ सोचता है, बाकी सबके बारे में नहीं सोचता है। 1940 में संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने एक भाषण में कहते हैं कि जो छुआछूत भेदभाव ये हिंदू धर्म के विरोधी है। ये डॉक्टर जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। और साथ साथ डॉक्टर जी, मैं जैसे बताया कि स्वयं गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने 1934 जो वर्धा के विंटर कैंप में संघ के आते हैं और वहां कहते हैं कि संघ छुआछूत भेदभाव में रखते नहीं, वो गांधी जी स्वयं कहते हैं। और फिर साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर, वो भी 1940 में जो पुणे के पास सतारा जो जगह है वहां कराड करके स्थान है, उस कराड स्थान पर जब वो शाखा का एक संघ का आरएसएस का कैंप लगा था, उस कैंप में भी और जाते हैं, उनका भाषण भी होता है। उस कैंप में वो सभी अधिकारियों के, संघ अधिकारियों के साथ भोजन भी करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि संघ वास्तव में ये जो समरसता यानी कि छुआछूत भेदभाव में विश्वास नहीं करता, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर जी भी बताते हैं। संघ के दो स्वयंसेवक देश के सर्वोच्च स्थान पर यानी कि प्रधानमंत्री के दायित्व पर गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो प्रचारक थे, उनका एक संस्मरण मैं आपको आज बताऊंगा। उनका एक दिन का शाम का भोजन किसी एक सेवा बस्ती में रहने वाला कोई व्यक्ति के घर में तैयार हुआ था, और वो जब तैयार होकर के धोती पहनते थे, अटल जी धोती पहन करके जब जाने के लिए तैयार होते हैं, उस समय में अचानक और बहुत बड़ी जो ना साइक्लोन आ जाता है, और उसके कारण सभी जो बाकी जो लोग थे संघ के लोग कहते हैं कि अरे आप अटल जी इतना दूर जाना है, और उस समय में जाना में वाहन वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन डॉक्टर अटल जी क्या सोचते हैं, जिस स्वयंसेवक के घर में मेरा भोजन तैयार हुआ है, वो स्वयंसेवक बाय कास्ट, आज जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, वो है। तो इसीलिए कहीं संघ के बारे में, संघ के प्रचारकों के बारे में ये एक गलत आरोप ना लग जाए, उसके मन में कहीं ना आ जाए कि मेरे घर में अटल जी इसीलिए नहीं आए क्योंकि मैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का हूं। इसलिए अटल जी उसको एक चैलेंज के नाते स्वीकार करके, इतनी बड़ी तूफान में भी बारिश हो रही, रास्ता में पानी जमा हुआ है, अटल जी का धोती भी कहीं ना कहीं वो सारा लग करके फटा हुआ है, रात्रि 10 बजे पहुंचते हैं, और उस व्यक्ति का घर में जब खटखटाते हैं, वो व्यक्ति जब दरवाजा खोलता है, वो लोग खाना पीना खा करके सो गए थे, ये सोच के कि ऐसे बारिश तूफान में कहां अटल जी आएंगे। लेकिन जब अटल जी रात्रि 10 बजे उसके घर में खटखटाते हैं, उसके पत्नी को वो जगाता है, और फिर दोबारा भोजन बना करके रात्रि में खा करके अटल जी वापस आते हैं। ये एक प्रधानमंत्री की कहानी बताया मैंने। दूसरा संघ के स्वयंसेवक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी
आप अगर खोजेंगे तो उनका पुस्तक भी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, सामाजिक समरसता के ऊपर भी उन्होंने पुस्तक लिखे, वो पढ़ने लायक है पुस्तक। आज संघ जब शताब्दी वर्ष पालन कर रहा है, उस समय में जो पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उस दृष्टि से समाज में कैसे समरस समाज कैसे बनेगा, उसके लिए संघ का प्रयत्न सदियों से रहा है। और ये जो मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जो बताया कि संघ के बारे में उनका क्या मानना था, कि एक अच्छा मानना था कि संघ इस प्रकार का छुआछूत भेदभाव में विश्वास नहीं करता है। उस समय के डॉक्टर अंबेडकर जी के एक बहुत क्लोज एसोसिएट, उनके बहुत निकट का एक व्यक्ति जिनका नाम था आमचे साहेब, उन्होंने जो बुक लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, उसमें यह वर्णन है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर जी संघ के बारे में पॉजिटिव सोच रखते थे, खास करके जाति, कास्ट, बिरादरी, छुआछूत भेदभाव को लेकर के। और संघ के जो तीसरा सरसंघ चालक बने बाला साहब देवरस जी, उन्होंने तो बसंत व्याख्यानमाला में पुणे में उनका जो बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट ए क्राइम देन नथिंग ऑन दिस अर्थ इज ए क्राइम। यानी कि अगर छुआछूत भेदभाव पाप नहीं है तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो पाप है वो है छुआछूत भेदभाव। और केवल इतना ही नहीं है, संघ केवल यह चीज बोलता नहीं है। 1979 में सेवा भारती प्रारंभ हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन 1981 में होता है। उस सेवा भारती के माध्यम से आज लगभग 2 लाख के आसपास सेवा प्रकल्प, ऐसे सेवा बस्ती समाज में उपेक्षित जो वर्ग जहां रहता है उनके उत्थान के लिए, उनको सेवा के लिए काम कर रहा है। एकल विद्यालय योजना जो है, आज लगभग 1,20,000 जनजाति क्षेत्र में एकल विद्यालय योजना चल रहा है। वो भी जनजाति बंधुओं के बीच में किस प्रकार का उनके बच्चों में शिक्षा का प्रसार हो, प्रचार हो, इस दृष्टि से एकल विद्यालय अभियान भी काम कर रहा है। तो इसीलिए इस दृष्टि से हम लोगों को ये ध्यान करना पड़ेगा, संघ सारा संपूर्ण समाज में समरसता का भाव जगा करके संपूर्ण समाज में, क्योंकि हिंदू समाज में अगर समरसता का भाव नहीं रहेगा, हिंदू आपस में बटेंगे तो फिर कटेंगे। इसीलिए संपूर्ण समाज को लेकर के आगे बढ़ने का काम संघ कर रहा है। ये जो घटनाक्रम से हमको ध्यान में आता है। फिर आगे और एक विषय आता है कि संघ जो है ये पारामिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म होता है, लाठी लेके चलते हैं, शारीरिक प्रशिक्षण होता है, कभी कभी जो युद्ध दंड, ये सारा कार्यक्रम उसमें होता है, शारीरिक कार्यक्रम। उसको देख करके जो ऐसे लोग जो राष्ट्र का उत्थान देखना नहीं चाहते, उनको घबराहट होती है। वो कहते हैं कि संघ एक पारामिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1978, इसमें राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट होता है कि संघ का जो गतिविधि है, कार्यकलाप है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड कल्चरल राइट्स के अंतर्गत आता है। यानी कि संघ का जो सारा जो काम है ये संवैधानिक है, नंबर 1। नंबर 2 है ये सांस्कृतिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक अधिकार जो समाज में है, समाज में अलग लोगों का है, उसके अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए संघ के बारे में ये आरोप भी खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज करता है। और फिर अगला आरोप क्या है? संघ, ये बहुत बड़ा आरोप लगता है, संघ एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के विरोधी है संघ डेमोक्रेसी विरोधी है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? संघ सदियों से, जब से शुरू हुआ तब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर संघ काम करता है। ये उसकी विशेषता है। आप देखेंगे कि हमेशा अभी जो पंच परिवर्तन में भी हम जो नागरिक कर्तव्य करके एक विषय रखे हैं, वो भी यही हम लोगों को, सबको समाज में आह्वान करता है, समाज के परिवर्तन में ये आह्वान करता है हमारे में, हम लोगों को, कि हम कानून को माने, संविधान में जो धाराएं हैं उन धाराओं को समझे। कल 26 नवंबर में संविधान दिवस गया। उस संविधान दिवस में भी हम देखे होंगे कि संघ का अलग अलग श्रेष्ठ अधिकारियों ने किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए, प्रियम्बल के तरफ ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टि से संघ भी और आगे बढ़ता है, संघ आह्वान करता है लोगों को। 1900 इसका सबसे श्रेष्ठ अच्छा उदाहरण केवल हम बोलते नहीं है, जब डेमोक्रेसी जनतंत्र का हनन हुआ था,
लोगों का जनतांत्रिक अधिकार का, डेमोक्रेटिक अधिकार का हनन हुआ था 1975 से 1977, जो लगभग 2 वर्ष का जो आपातकाल लगी थी, इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। उस समय में बाकी सारे जो पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स अरेस्ट होने के बाद उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के बाकी सामान्य कैडर्स का एक्टिविज्म कहीं ना कहीं धीमी हो गया। उस समय में संघ के स्वयंसेवकों ने मोर्चा संभाले और मीसा जो एक बड़ा कड़ा कानून था, उसके तहत संघ के स्वयंसेवकों ने 23,015 स्वयंसेवकों को अरेस्ट किया गया था और सत्याग्रह में 44,965 स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह में भाग लिए थे। केवल आसाम, जहां से हम आज ये विषय चर्चा कर रहे हैं, आसाम में 286 स्वयंसेवकों को अरेस्ट किया गया था और जो है ये ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली अंततगत्वा इमरजेंसी को इंदिरा गांधी जी को हटाना पड़ा। ये विषय आपको जानकर के और अच्छा लगेगा। बाद में इंदिरा गांधी जी 1980 के बाद जब प्रधानमंत्री होती हैं, उनका विदेश दौरा होता है और उस विदेश दौरा में किसी विदेशी पत्रकार ने विदेशी धरती पर इंदिरा गांधी जी को पूछता है, मिसेस गांधी, व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू लिफ्टेड इमरजेंसी? अब क्यों इमरजेंसी हटा दिए, क्यों आपका इमरजेंसी रोल को आपको समाप्त करना पड़ा, जबकि आपके पास निरंकुश शासन सत्ता थी? तो इंदिरा गांधी जी ने कहती हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ आरएसएस। इंदिरा गांधी जी का विदेश के धरती पर यह स्टेटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स का जब हनन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जब हनन होता है, कि संघ के स्वयंसेवक, संघ के अधिकारी, संघ के सारे कार्यकर्ता किस प्रकार के कमर कस करके आगे बढ़ते हैं। और अभी पूजनीय मोहन जी का हर जो इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले उनका स्टेटमेंट आप सब जानते हैं, वो सभी नागरिकों का वोट पड़े, यानी कि 100% वोटिंग हो, इसके बारे में वो कैंपेनिंग करते हैं। यानी कि सभी लोग जो है वोट देने का अधिकार को पूर्ण रूप से व्यवहार करें, इस्तेमाल करें, ये आग्रह करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने 1956 में उनका जो डॉक्यूमेंटेड एक पत्रिका है जिसका नाम है भीम पत्रिका, उसके बारे में भी संघ को प्रशंसा करते हुए उनका आर्टिकल है, लेख है, इसके बारे में भी आप अगर जाएंगे तो ध्यान में आ जाता है। और फिर अगला आरोप क्या है? संघ एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अतिवादी संगठन है और संघ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो है ये एंटी माइनॉरिटी है, ऐसा आरोप लगता है। और इसके पहले जो है संघ का जो मूल जो लक्ष्य है वो समझना पड़ेगा। संघ का 3 लक्ष्य है। 1 नंबर लक्ष्य है व्यक्ति निर्माण, हर व्यक्ति को एक चरित्रवान व्यक्ति, डिसिप्लिन व्यक्ति, पैट्रियोटिक व्यक्ति खड़ा करना है। दूसरा है ऐसे अच्छे व्यक्तियों के माध्यम से समाज का संगठन, हिंदुओं का संगठन, क्योंकि हिंदू यहां के मूल स्रोत है, मूल धारा है, इसलिए हिंदू समाज का संगठन। और हिंदू समाज का संगठन के माध्यम से देश को परम वैभव पर ले जाना, यह संघ का ये 3 लक्ष्य है, व्यक्ति, समाज और देश। और उस दृष्टि से कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि संघ हिंदू संगठन क्यों कहता है, हिंदू समाज का संगठन क्यों कहता है? तो इसीलिए कहता है हिंदू संगठन क्योंकि हिंदू जो है ये संघ दृष्टि से, अभी मोहन जी का पीछे 4 दिन पहले मणिपुर में जो वहां के विशिष्ट नागरिकों के बीच में जो बौद्धिक हुआ, और उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत को प्रेम रखने वाले, भारत के प्रति प्रेम करने वाले सभी हिंदू हैं। यानी कि हिंदू एक कोई उपासना पद्धति का टर्म नहीं है, इट इज नॉट ए रिलीजियस टर्म। हिंदू मतलब ये वे ऑफ लाइफ है, ये एक सिविलाइजेशनल टर्म है, सभ्यतागत एक ये स्रोत है, धारा है। आज जो अहिंदू हैं, अलग पंथ में हैं, उपासना पद्धति को उसके पालन करते हैं, वो सारे अहिंदू जो आज हैं उनका पूर्वज सारे हिंदू ही तो थे। बाहर से आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांत तो मुट्ठी भर के थे। ये सारा जो आज इतनी बड़ी संख्या में जो अहिंदुओं का जो पॉपुलेशन है, वो सारे पूर्वज, सारे उनके पूर्वज सारे हिंदू ही तो थे। इसीलिए हिंदू जो शब्द है ये एक सभ्यतागत, एक सिविलाइजेशनल टर्म है। और ये केवल संघ नहीं कहता है,
ये 1966 में शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास भुंदरदास वैश्य, इनका जो केस होता है, दोनों के बीच में जो ये होता है वर्सेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और ये निर्णय देता है कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस प्रभाकर कुंते केस में कहता है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म कैनॉट बी इक्वेटेड विथ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और बाइगोट्री। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो संघ के जो विचार है उसको सुप्रीम कोर्ट भी अनुमोदन करता है कि हिंदू शब्द बाइगोट्री नहीं है, हिंदू अर्थ एक कोई कम्युनल शब्द नहीं है, ये कहता है कि ये वे ऑफ लाइफ है, ये एक सिविलाइजेशनल टर्म है। तो हिंदू हम किसको कहते हैं? दो चीज करता है वो हिंदू है। नंबर वन, जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि पितृभूमि मानता है, सम्मान करता है, इसके पूर्वजों को सम्मान करता है, तो उसको हिंदू कहते हैं। नंबर दो, कि जो ये सोचता है कि केवल मेरा जो उपासना पद्धति पूजा करने का तरीका है वो सही तो है ही, बाकियों का भी सही है, यानी कि मेरे साथ साथ बाकी जितने भी उपासना पद्धति हैं वो भी उस परम पुरुष तक ले जाएगा, ये मानने वाला हिंदू होता है। तो ये दो चीजों के बारे में जो मानता है वो हिंदू उसको कहते हैं। हमारे सरसंघ चालक सदी अलग अलग प्रसंगों में भी इसके बारे में भी बोलते हैं, हिंदू शब्द का व्याख्यान भी करते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, कृति रूप में इन एक्टिविज्म ऑल्सो हम इसको कभी कहीं समाज में कहीं कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसमें सेवा कार्य में हम कभी हिंदू मुसलमान या अन्य कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उसका उदाहरण भी हम अगर देखेंगे कि आसाम का जो फ्लड्स आया, भूकंप आया 1950 में, बड़े हमेशा हर साल होती है, लेकिन जो प्रमुख रूप से जिसमें संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिए थे 1950, जिसमें दूसरे हमारे जो सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी गोलवालकर भी, और वो भी आसाम आए हैं। 1950, 1962, 1988, 2019, अभी कुछ 6 साल पहले का जो बड़ा सा जो फ्लड आया था आसाम में, उन सब में संघ के स्वयंसेवक बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ, उसमें भी कोई भेदभाव बात विचार ना करते हुए संघ के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने सभी का मदद की है। उत्तराखंड के 2013 में जो फ्लड आया, और सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी कोविड-19 के समय में फर्स्ट फेज के कोविड-19 के जो आक्रमण हुआ, उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने, जबकि ये बड़ा खतरनाक था, सेफ डिस्टेंस रखना, सोशल डिस्टेंसिंग उसको कहते थे उस समय में, अपने जान को बाजी में लगा करके 14 करोड़ लोगों को फर्स्ट फेज का जो कोरोना का अटैक हुआ उसमें सेवा किए, रिलीफ मटेरियल दिए। पंथ बिरादरी के सभी को संघ ने ये ना देखते हुए कि कौन सा जाति का है, कौन सा पंथ का है, कौन सा उपासना पद्धति का है, सभी को और सहयोग पहुंचाया है। ऐसे ही जब 1947 में जब भारत पार्टीशन हुआ, उस समय में भी पंजाब और दिल्ली में संघ के स्वयंसेवकों ने, उस समय में जो विस्थापित लोग हिंदू लोग आए थे, इन सबको भी उस समय में सेवा की है। इसके कारण संघ का बहुत बड़ा एक जो है सेवा कार्यों के दृष्टि से संघ बहुत पॉपुलर हो गया। और अगला जो आरोप है कि संघ एक रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, इसीलिए बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि आपका तो संगठन में तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कैसे हम इसको मानेंगे? आपका जो अर्थतंत्र क्या है, कैसे संघ चलता है, कैसे आर्थिक दृष्टि से संघ कहां से पैसा लाता है, ऐसे करके तरह तरह प्रश्न संघ विरोधी लोगों ने संघ के ऊपर प्रश्न करते हैं। 1860 का जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इस वो ब्रिटिश समय में, क्योंकि संघ तो 1925 में बना, ब्रिटिश उस समय में शासक था, तो 1860 का जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, उसमें जो ये अनुमति देता है कि कोई ग्रुप टू रजिस्टर एज ए सोसाइटी इफ इट्स पर्पस इज लिटरेसी, साइंटिफिक, चैरिटेबल, कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर। तो उस 1860 के जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से संघ कोई रजिस्ट्रेशन बिना भी हो सकता है। और केवल संघ अनरजिस्टर्ड बॉडी ऐसा नहीं है, और भी कुछ है। सिख गुरुद्वारा, पांथिक सिस्टम, फिर आपके जो अनेक सारे अखाड़ा परिषद हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, जनजातियों का ट्राइबल काउंसिल्स हैं, क्लान बॉडीज हैं जो जनजातियों में, ये सारे बहुत सारे जो हैं अनरजिस्टर्ड बॉडीज आज भी संघ जैसा वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। संघ सदैव
समाज के हित में, देश के हित में हमेशा संघ का काम रहा है, संघ का विचार रहा है, संघ का कोई भी एक्टिविटी उसमें रहा है। और उस दृष्टि से संघ ने देश में कभी भी कहीं कुछ भी आपदाएं आती हैं, कुछ भी समस्याएं आती है, संघ बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स ये सब को ना सोचते हुए। जब कश्मीर और हैदराबाद यूनियन ऑफ जो इंडिया उसमें ज्वाइन करेंगे या नहीं, उस समय में 1947 की बात है, 80 की बात है, उस समय में स्वयं होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे संघ के दूसरे सरह संघ चालक उस समय के जो थे गुरुजी गोलवालकर जी को निवेदन किए कि आप अपना सारा जो प्रवास छोड़ करके अभी इस समय में जाइए कि आप जो है कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी को समझाइए, क्योंकि आपका पर्सनल रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा है। कश्मीर भारत का अंग होने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो तुरंत और स्पेशल एयरक्राफ्ट भी उनके लिए भेजा गया। श्रीनगर में उतरते हैं श्री गुरु जी और सीधा जाते हैं महाराजा हरि सिंह जी को मिलने के लिए। और उनका बेटा जो अभी आप जानते हैं करण सिंह जी, उस समय उनका पैर किसी कारण टूटा हुआ था, वो बगल में विश्राम कर रहे थे पलंग के ऊपर। उस समय में महाराजा हरि सिंह जी और श्री गुरु जी के बीच में वार्ता होती है। श्री गुरु जी उनको समझाते हैं कि कश्मीर की भविष्य, उज्जवल भविष्य भारत के साथ जुड़ने में है, और वो सफल होते हैं उनको कन्विंस करने में। और ठीक उसके 7 दिन के बाद ये जो एक्सेशन ट्रीटी होता है उसमें कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने सिग्नेचर करते हैं। ऐसे ही 19 में दादर हवेली का उदाहरण दिया, गोवा मुक्ति संघर्ष का उदाहरण दिया। 1962 में भी जब भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हुई, उस समय में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध या बाद में जितने भी सारे ऐसे प्रकार के युद्ध का वातावरण में संघों के स्वयंसेवकों ने हमेशा राष्ट्र प्रथम ऐसा सोच करके सेनाओं को सहयोग करना, ब्लड डोनेशन करना, जो घायल सेना उनको जा करके उनकी चिंता करना। कश्मीर में जिस समय में कावलियों का आक्रमण हुआ, उस समय में वो जो एयर स्ट्रिप जो है उसका टूट गया था। रातारात वहां के जो आर्मी का ऑफिसर का फोन आता है जम्मू कश्मीर के जो संघ चालक जी के पास कि कल रात सुबेरे हमारे इंडियन एयरफोर्स के विमान यहां उतरेंगे, लेकिन ये जो पट्टी है वो टूटा हुआ है। और वो संघ के स्वयंसेवक तुरंत रातारात जाकर, वहां ठंडा आप जानते हैं कितना ठंडा होगा जम्मू कश्मीर में, तुरंत जाकर के रातारात उसका पट्टी को मरम्मत करते हैं और अगला दिन इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट्स उतरते हैं। और फिर आप जानते हैं कि कबैलियों को भगा दिया जाता है। और पूर्ण रूप से भगाने के पहले नेहरू जी ने कश्मीर विषय को लेकर के कहां पहुंच जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते हैं। और वही जो हिस्सा जो रह गया था वो आज पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होकर के रहता है। 63 में ये जो सारा जो नेहरू जी स्वयं उस समय में प्रधानमंत्री थे और चाइना का जो आक्रमण हुआ उससे नेहरू जी का मनोबल टूट गया था। उस समय में समाज का मनोबल कैसे बढ़े, इसीलिए संघ ने एक नया अपने हाथ में काम लिया कि ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दृष्टि से पूरा संपूर्ण समाज को स्वामी विवेकानंद जी का विचार से ओतप्रोत करके सबसे कंट्रीब्यूशन लेकर के उस रॉक मेमोरियल को बनाया जाए। एकनाथ रानाडे जो सरकारेवाजी थे उनको सरकारेवा दायित्व से मुक्त करा के विवेकानंद केंद्र का जो ये दायित्व में वो आते हैं और फिर पूरे सारे भारत में घूम घूम करके क्राउड फंडिंग के माध्यम से, ये शायद पहली बार समाज में हुआ होगा, क्राउड फंडिंग, हर व्यक्ति से 1 रुपया 2 रुपया उसके सक्षमता के हिसाब से जितना पूरे देश भर में ये अभियान चला और फिर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना। 1965 में जिस समय में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहते हैं, उस समय में और भारत पाकिस्तान युद्ध में शास्त्री जी बहुत राष्ट्रवादी थे, आप सब जानते हैं। उन्होंने वो जो ऑल पार्टी मीटिंग में एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति जो कि श्री गुरुजी थे उनको भी उसमें बुलाए और युद्ध रणनीति देश का क्या पॉलिसी होना चाहिए उनका भी विचार विमर्श किए थे। 1962 की लड़ाई के बाद नेहरू जी का भी जो संघ के प्रति जो दृष्टिकोण ये बदल गया था। इसलिए 63 में जब रिपब्लिक डे के पैरेड में
संघ के स्वयंसेवकों को नेहरू गवर्नमेंट में आमंत्रण किया था और आज इसको कर्तव्य पथ कहते हैं। उसमें संघ के 3000 गणवेशधारी स्वयंसेवक बहुत कम समय के अंतर ये सूचना मिली थी तैयार होकर के और रूट मार्च किए थे। 1965 में भी संघ का जो रोल उस समय का जो युद्ध में देख करके लाल बहादुर शास्त्री जी संघ को भी 1965 के जनवरी 26 पैरेड में भी बुलाना चाहते थे, लेकिन उस समय में ताशकंद में उनका दुर्भाग्यजनक दृष्टि से उनका देहांत हो जाता है। और उनके बाद में इंदिरा गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर के नाते मोर्चा संभालती हैं। 24 जनवरी 1965 को इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के नाते और ओथ लेती हैं और उन्होंने जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो संघ को न्योता दिए थे उसको रद्द कर देते हैं। नहीं तो संघ दूसरी बार भी 1965 में जो कर्तव्य पथ पर और रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल होने का था। 1975 का तो मैं बता दिया आपातकाल के समय में। तो संघ हमेशा देश के प्रति, जब भी कहीं प्राकृतिक आपदाएं आए, देश के प्रति कभी कोई समस्या होती है, संघ हमेशा खड़ा होता है, संघ के स्वयंसेवक खड़े होते हैं। तो उस दृष्टि से आज जब शताब्दी वर्ष चल रहा है तो हमको संघ के बारे में इन जो फैक्चुअल डिटेल्स, ये एक प्रकार का हमारा एक मोरल हथियार है जिसको लेकर के जो अपप्रचार चल रहे हैं, जो फॉल्स नैरेटिव्स स्थापित करने के लिए आज संघ का इतने बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहा है, उग्र संपर्क चल रहा है, उससे पहले उद्बोधनी कार्यक्रम था 100 वर्ष का, विजयदशमी का कार्यक्रम 100 वर्ष पूर्ति होने के उपलक्ष्य में। फिर उसके बाद हिंदू सम्मेलन होंगे, 1 लाख से ऊपर स्थानों पर हिंदू सम्मेलन होंगे, केवल आसाम में ही 1600 जगहों पर हिंदू सम्मेलन होंगे। कितनी प्रचंड ऊर्जा संघ प्राप्त करेगा ये सब कार्यक्रम के माध्यम से आप सोच सकते हैं। युवाओं का कार्यक्रम होंगे, विशिष्ट नागरिकों का कार्यक्रम होंगे। तो इन सारे जो कार्यक्रमों में इतना ऊर्जा होगा, प्रचंड होगा, तो स्वाभाविक है ऐसे समय में देश विरोधी ताकत उस ऊर्जा को पंक्चर करने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे। तो हमारे हाथ में फैक्चुअल डिटेल्स का हथियार होना चाहिए, नॉलेज वेपन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन वेपन हमारे साथ में होना चाहिए, ताकि उस प्रकार के फॉल्स नैरेटिव को हम सही जवाब दे सकें। उस दृष्टि से आज का जो विषय था कि संघ के जो नैरेटिव है, सही नैरेटिव क्या है और फॉल्स नैरेटिव क्या है, उसको एक प्रकार का फैक्चुअल डिटेल के साथ रखने का प्रयत्न किया गया और आप लोग सारे धैर्यपूर्वक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।